इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 के सोशल साइंस के चैप्टर नंबर 13 को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। इसका पार्ट 1 हम पहले अपलोड कर चुके थे, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के पिंड कमेंट में मिल जाएगा। पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लीजिएगा, तभी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आपके क्लास के हर सब्जेक्ट के हर चैप्टर को सबसे आसान तरीके से समझने के लिए आप डीएवी गुरु के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, जहाँ पर अलग अलग कैटेगरीज में आपको हर क्लासेस के वीडियोस मिल जाएंगे और यहाँ से आप अपने क्लास के वीडियोस को कभी भी बिल्कुल फ्री में देख सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिएगा, ताकि आपकी क्लास के हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। पिछले क्लास में हमने इस चैप्टर को स्टार्ट कर दिया था और इन सभी टॉपिक्स को कंप्लीट कर लिया था। ये सब आपको पार्ट 1 में मिल जाएगा। आज हम लोग खिलजियों के बारे में पढ़ेंगे और तुगलक डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे। खिलजियों ने दिल्ली सल्तनत पर 1290 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक शासन किया था। इसका सबसे पहला शासक था जलालुद्दीन खिलजी, जिसने 1290 से 1296 ईस्वी तक शासन किया था। जलालुद्दीन खिलजी राजा कैसे बना था, इसके बारे में हमें पिछले क्लास में ही पता चल गया था। गयासुद्दीन बलबन, जो कि स्लेव डायनेस्टी का एक राजा था, उसके बाद आने वाले 2 राजाओं को मारकर जलालुद्दीन खिलजी तख्त को हासिल कर लेता है। वो दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठ जाता है और उस समय उसकी उम्र 70 साल थी। जलालुद्दीन खिलजी ही वो बंदा था जिसने 1290 सीई में खिलजी डायनेस्टी की शुरुआत की। इसमें उसकी मदद उसके भतीजे अलाउद्दीन ने की थी, क्योंकि उसके पास बहुत अच्छा मिलिट्री पावर था। अलाउद्दीन बड़ा एम्बिशियस बंदा था। वो चाहता था कि किसी तरह से अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी को हटाकर खुद सुल्तान बन जाए। सुल्तान बनने के लिए वो इतना गिर जाता है कि अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी से ही नमक हरामी कर बैठता है। जब उसके चाचा जलालुद्दीन खिलजी देवगिरी के शासक को हराकर वापस लौट रहे थे, तब वो उनका मर्डर कर देता है और 1296 ईस्वी में खुद दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठ जाता है। इस तरह से जलालुद्दीन खिलजी केवल 6 साल के लिए दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठ पाता है। अब समय था अलाउद्दीन खिलजी का, जिसने 1296 ईस्वी से 1316 ईस्वी तक शासन किया था। लगभग ये दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर 20 साल तक बैठा था। अलाउद्दीन खिलजी एक बहादुर सेनापति और कुशल शासक था। अलेक्जेंडर की तरह वह भी चाहता था कि पूरी दुनिया पर उसका राज हो। उसने भारत के उत्तरी भाग में गुजरात, रणथंभौर, चित्तौड़, मालवा और मारवाड़ को जीत लिया था और भारत के दक्षिण भाग में देवगिरी, वारंगल, मदुरई और इसके अलावा और भी बहुत सारे स्टेट्स को जीत लिया था। दिल्ली सल्तनत को बाहरी आक्रमण से बचाने के लिए उसके पास वेल ट्रेन्ड और वेल इक्विप्ड आर्मी थी। वह अपने सैनिकों का पूरा रिकॉर्ड रखता था, ताकि जरूरत पड़ने पर कोई सब्स्टिट्यूशन खोजना न पड़े। इसके लिए उसने हुलिया और दाग सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था। हुलिया सिस्टम के अकॉर्डिंग उसके पास सैनिकों का पूरा डिटेल होता था। हर एक सैनिकों का हर एक डिटेल उसके पास होता था और दाग सिस्टम के अकॉर्डिंग हर घोड़ों की ब्रांडिंग की जाती थी। उसके पावर के हिसाब से उसको टैग दिया जाता था। वो सैनिकों का पेमेंट कैश में करता था और सैनिकों को बहुत सारी सुविधाएं भी दी जाती थी। अलाउद्दीन कभी भी नोबल्स को अमीर होने देना नहीं चाहता था। वो नहीं चाहता था कि नोबल्स धन इकट्ठा करें। नोबल्स हम आपको बताए थे पिछले क्लास में कि इनको कहते हैं। राज्य में राजा के बाद जो सबसे अमीर लोग होते थे उनको नोबल्स कहा जाता था और अलाउद्दीन नहीं चाहता था कि उनके बाद राज्य में कोई अमीर रहे। इसके लिए अलाउद्दीन खिलजी ने उन पर हैवी टैक्स इम्पोज कर दिया था। उन पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिया था ताकि उनके पास पैसा बचे ही नहीं। उसने शराब बेचने पर और पीने पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। उसने ऐसा सिस्टम बनाकर रखा था ताकि कोई भी उसके खिलाफ विद्रोह न कर सके। जैसे कोई विद्रोह करता था, उस विद्रोह को उसी समय इंस्टेंटली दबा दिया जाता था। उसको काल कोठरी में बंद कर दिया जाता था, जो भी अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ विद्रोह करता था। वो ऐसा पहला मुस्लिम रूलर था जो कि किसी भी रिलीजियस लीडर्स का कोई भी बात नहीं मानता था। उलेमाज, मुल्लास पहले एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते थे। राजा उनका बात सुना करते थे, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी उनका बात नहीं सुना करता था। अलाउद्दीन खिलजी को इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के लिए जाना जाता है। उसने डेली यूज़ के सामानों का मैक्सिमम रिटेल प्राइस फिक्स किया था कि अगर कोई डेली यूज़ का सामान खुदरे में बेचा जाएगा, रिटेल में बेचा जाएगा, तो उसका कुछ मैक्सिमम प्राइस होना चाहिए। कोई भी दुकानदार उससे ज़्यादा प्राइस पर उसको नहीं बेच सकता है। इसके अलावा उसने अनाज को स्टोर करके रखने की भी व्यवस्था की थी और राशनिंग सिस्टम को भी इम्प्रूव किया था, ताकि लोगों तक अनाज आसानी से पहुंचाया जा सके। उस समय अलग अलग सामानों के लिए अलग अलग बाजार हुआ करते थे और अगर कोई दुकानदार ग्राहकों को धोखा देता था
कम वजन नापकर उनको देता था तो उसको कड़ी सजा मिलती थी। अलाउद्दीन ने मार्केट कंट्रोलर्स को भी अपॉइंट किया था ताकि व्यापारियों पर नजर रखी जा सके। उसने रेवेन्यू सिस्टम में भी बहुत सारे बदलाव किए थे। टैक्स कलेक्शन के लिए जो नियम था उसने उसमें बहुत सारे चेंजेस किए थे। लैंड रेवेन्यू को फिक्स कर दिया गया था लैंड के साइज के अकॉर्डिंग। जिसके पास ज़्यादा ज़मीन होता था उसको ज़्यादा टैक्स देना पड़ता था और जिसके पास कम ज़मीन होता था उसको कम टैक्स देना पड़ता था। स्टेट शेयर यानी कि सरकार का हिस्सा भी फिक्स कर दिया गया था। टोटल प्रोड्यूस जितना भी अनाज उपजता था उसका 50% हिस्सा सरकार को देना पड़ता था। अलाउद्दीन खिलजी लोगों की भलाई के लिए जो भी काम करता था वो केवल एक रिलीजन के लिए था, सिर्फ मुस्लिम्स के लिए था। उस समय हिंदुओं का कंडीशन बहुत खराब था, उनको मुस्लिम से ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ता था हमेशा। एक डू यू नो यहाँ पर दिया गया है जिसमें कि वही सब बताया गया है जो कि आपने पद्मावत मूवी में देखा होगा। जब अलाउद्दीन खिलजी को रानी पद्मिनी की सुंदरता के बारे में पता चलता है जो कि चित्तौड़ की महारानी थी, तब वह उनसे विवाह करने की इरादे से चित्तौड़ पर अटैक कर देता है। वो राजपूतों को तो हरा देता है लेकिन रानी पद्मिनी हार नहीं मानती है। रानी पद्मिनी बाकी सभी महिलाओं के साथ जौहर कर लेती हैं। जौहर का मतलब होता है अपने आप को अग्नि को समर्पित कर देना। दूसरे पॉइंट में बताया गया है कि मेवाड़ के राणा रतन सिंह और रानी पद्मिनी की कहानी विस्तार से मलिक मोहम्मद जैसी की किताब पद्मावत में बताई गई है। अब चलिए आगे पढ़ लेते हैं। आगे बताया गया है कि 20 साल शासन करने के बाद अलाउद्दीन खिलजी 1316 ईस्वी में मर जाता है। उसके सक्सेसर्स, उसके बाद आने वाले राजा केवल 1320 ईस्वी तक शासन कर पाते हैं, केवल 4 साल तक ही सरवाइव कर पाते हैं। खिलजी डायनेस्टी का सबसे अंतिम शासक खुसरो था। उसका मर्डर कर दिया जाता है, उसको युद्ध में हरा दिया जाता है गाजी मलिक के द्वारा। गाजी मलिक ही बाद में अपने आप को गयासुद्दीन तुगलक का नाम देता है और वो दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बन जाता है 1320 ईस्वी में। और इसी के साथ 1320 ईस्वी में तुगलक डायनेस्टी की शुरुआत होती है, जिसके बारे में अगले टॉपिक में हमें डिटेल में पढ़ना है। अब समय आता है तुगलक डायनेस्टी का, जो कि 1320 ईस्वी से 1412 ईस्वी तक चला था। इसके सबसे पहले शासक का नाम था गयासुद्दीन तुगलक, जो कि खिलजी डायनेस्टी के सबसे अंतिम शासक खुसरो को मारकर तख्त पर बैठा था। इसको 1320 ईस्वी से 1325 ईस्वी केवल 5 वर्षों तक शासन करने का मौका मिला था। तुगलक डायनेस्टी का फाउंडर गयासुद्दीन तुगलक था। शुरू में वो आम आदमी था लेकिन धीरे धीरे वो फ्रंटियर प्रोविंस का गवर्नर बन गया था। भारत के उत्तरी हिस्से का गवर्नर उसको बना दिया गया था। वह एक महान योद्धा और योग्य शासक था। उसने बिखरे हुए दिल्ली सल्तनत को कंसोलिडेट किया था, मजबूत बनाया था और उसने राज्य में शांति और कानून व्यवस्था स्थापित की थी, क्योंकि उसके पहले पूरे देश में अशांति और अराजकता फैली हुई थी। वह एक दयालु शासक था। उसने किसानों की कंडीशन को सुधारने के लिए उस पर लगे हुए टैक्स को हटा दिया था। उसकी मौत एक एक्सीडेंट में हो गई थी। हुआ ये था कि उसके स्वागत के लिए एक पंडाल बनाया गया था जो कि उसके शरीर पर गिर गया था, लेकिन ऐसा माना जाता है कि वो कोई एक्सीडेंट नहीं था, वो एक साजिश थी जो कि उसी के बेटे जूना खान ने किया था ताकि समय से पहले वो राजगद्दी पर बैठ सके। अब समय आता है मोहम्मद तुगलक का, जिसने 1325 ईस्वी से 1351 ईस्वी तक शासन किया था। मोहम्मद तुगलक कोई और नहीं, जूना खान ही था। अपनी पिता की मृत्यु के बाद जूना खान अपना नाम बदल लेता है और नाम बदलकर मोहम्मद बिन तुगलक रख लेता है और 1325 ईस्वी में वो सुल्तान की गद्दी पर बैठ जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक एक कुशल व्यक्ति था। उसने उलेमास के इंटरफेरेंस को अपोज किया। वो नहीं चाहता था कि कोई भी धर्मगुरु, कोई भी मुल्ला या कोई भी उलेमा स्टेट अफेयर्स में, स्टेट मैटर्स में कोई भी दखल अंदाजी करे। उसने बहुत सारे ऐसे कदम उठाए ताकि दिल्ली सल्तनत को और मजबूत बनाया जा सके, लेकिन ऐसा नहीं हो सका क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक जितना पढ़ा लिखा था उतना ही बड़ा मूर्ख था। दिल्ली सल्तनत को मजबूत बनाने के लिए उसने सबसे पहले अपने कैपिटल को ही चेंज कर दिया, अपनी राजधानी ही बदल दी। उसने अपने कैपिटल को दिल्ली से देवगिरी शिफ्ट कर दिया। ऐसा उसने यह सोचकर किया कि अगर वो दिल्ली में रहेगा ही नहीं तो मंगोल्स उस पर अटैक नहीं करेंगे और इसके साथ साथ वो डेक्कन इंडिया पर भी कंट्रोल कर पाएगा। उस समय कोई ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नहीं था, कोई ट्रेन नहीं चलता था, प्लेन नहीं चलता था, इसीलिए लोगों को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। बहुत से लोग तो रास्ते में ही मर गए जब वो देवगिरी जा रहे थे, जो कि दिल्ली से 950 किलोमीटर दूर था। इसके साथ साथ जब वो दिल्ली से चले गया तो उत्तरी भारत में लगातार मंगोलों का आक्रमण होने लगा।
फिर 5 साल बाद उसने सोचा कि वापस से हम लोग रिट्रीट करेंगे, वापस से हम लोग दिल्ली को अपना कैपिटल बनाएंगे। इससे लोगों को और कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। वापस से उन्हें 950 किलोमीटर ट्रेवल करके दिल्ली जाना पड़ा और इस तरह दिल्ली को एक बार फिर से सल्तनत का कैपिटल बना दिया गया। ये तो हो गया उसका पहला गलत डिसीजन। इसके अलावा भी उसने और भी गलत डिसीजंस लिए थे जिसके बारे में हमें आगे बताया गया है। मोहम्मद तुगलक अपनी मिलिट्री पावर को बढ़ाना चाहता था ताकि वो ज्यादा से ज्यादा राज्यों को जीत सके और अपने पुराने नुकसानों की भरपाई कर सके। इसके लिए उसने दोआब एरिया की जमीन पर टैक्स लगा दिया। उसने ऑर्डर पास किया कि जितना भी प्रोड्यूस होता है, जितना भी अनाज उपजता है, उसका 50% पार्ट सुल्तान के पास लाकर जमा करना पड़ेगा। किसान जो कि उस समय अकाल और भुखमरी से ग्रसित थे, वो इस ऑर्डर को सुनकर चकित रह गए। बहुत से किसानों ने तो टैक्स देने के डर से खेती ही नहीं की और अपने खेतों को बंजर ही छोड़ दिया। मोहम्मद बिन तुगलक का ये फैसला भी फेलियर साबित हुआ। जब उसे अपनी गलती का अंदाजा हुआ तब उसने अपने ऑर्डर्स को वापस ले लिया और किसानों की मदद की ताकि वो फिर से खेती स्टार्ट कर सकें। उसके फैसलों के गलत साबित होने के कारण उसका खजाना पूरी तरह से खाली हो चुका था। उसने सोचा कि उस समय चलने वाले सिल्वर कॉइन्स की जगह कॉपर कॉइन्स इशू कर दिया जाए, लेकिन उसका ये फैसला भी गलत साबित हुआ। उस समय कॉपर घर घर में अवेलेबल होता था, इसीलिए मार्केट में नकली कॉइन सर्कुलेट होने लगे, नकली सिक्का बनने लगा। इसीलिए उसको अपना ये ऑर्डर भी वापस लेना पड़ा और उसने लोगों को रिक्वेस्ट किया कि अपना कॉइन्स वापस से सिल्वर कॉइन से बदल ले। मोहम्मद बिन तुगलक के इस फैसले से सरकारी खजाने को और ज्यादा नुकसान हो गया। मोहम्मद तुगलक वाज मिक्सचर्स ऑफ अपोजिट। उसमें दोनों गुण थे। जितना वो पढ़ा लिखा था उतना ही उसमें कॉमन सेंस की कमी थी। उसमें दोनों गुण थे, वो कठोर भी था और दयालु भी था। अपने अंतिम दिनों में दिल्ली सल्तनत के कई भागों से उसे विद्रोहों का सामना भी करना पड़ा था। एक डूयूनो यहाँ पर दिया गया है जिसमें कि टोकन करेंसी के बारे में बताया गया है। टोकन करेंसी ऐसा करेंसी होता है जिसका फेस वैल्यू उसके मेटेलिक वैल्यू से ज्यादा होता है। एग्जाम्पल के लिए पहले जो 1 रुपये का सिल्वर कॉइन चलता था उसका वैल्यू भी 1 रुपये के आसपास ही होता था, लेकिन अभी जो 1 रुपये का कॉइन चलता है उसका वैल्यू 1 रुपया से काफी कम होता है। इसीलिए ऐसे सिक्कों को, ऐसी करेंसी को हम लोग टोकन मनी कहते हैं। और आसान भाषा में आपको समझा देते हैं, अभी जो हम लोग यूज करते हैं 10 रुपया का नोट, उसका वैल्यू एक्चुअल में 10 रुपया नहीं होता है। उसका वैल्यू लगभग 1 रुपया कि 2 रुपया के आसपास होता है, लेकिन उसको हम लोग 10 रुपया का वैल्यू देते हैं। उसका सिर्फ फेस वैल्यू 10 रुपया है, उससे हम लोग 10 रुपया का कोई सामान खरीद सकते हैं, लेकिन उस कागज का वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू 10 रुपया नहीं है। इसीलिए इसको हम लोग टोकन मनी कहेंगे। अब समय आता है फिरोज तुगलक का, जिसने 1351 ईस्वी से 1388 ईस्वी तक शासन किया था। फिरोज तुगलक से पहले मोहम्मद तुगलक शासक था, लेकिन उसका कोई बेटा नहीं था, इसीलिए उसका कजिन फिरोज तुगलक आकर शासन करने लगता है। वो दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बन जाता है उसकी मौत के बाद। सुल्तान बनने के बाद वो राज्य की नीति पूरी तरह से बदल देता है। वो नोबल्स को, उलेमास को और ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम्स को अपीज करने लगता है, उनको बढ़ावा देने लगता है ताकि अपने पोजीशन को और मजबूत बना सके। इसके लिए वो हिंदुओं पर जजिया इम्पोज कर देता है, जो कि एक तरह का टैक्स था जो कि सिर्फ हिंदुओं से लिया जाता था। और उसने सभी ऊंचे ऊंचे पदों पर मुल्ले और उलेमाओं को भर्ती करना शुरू कर दिया था। फिरोज तुगलक एक कट्टर सुन्नी मुस्लिम था। वो अपने आप को अल्लाह का नौकर समझता था। उसने अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक की नीतियों को पूरी तरह से बदल दिया, जो कि हमेशा धर्म और राजनीति को अलग रखता था। इन सब के अलावा उसने कई ऐसे बदलाव भी किए थे जिससे कि लोगों के मन में उसके खिलाफ जो भी शिकायतें हैं उसका समाधान किया जा सके। पानी की समस्या न हो इसके लिए उसने कई सारे नहर और टंकियां बनवाई थी और साथ ही साथ उसने पुरानी टंकियों को भी रिपेयर करवाया था। उसने लैंड रेवेन्यू को कम कर दिया था और जो अनाज ज्यादा होता था उसको मार्केट में बेचना अलाउ कर दिया था। उसने कम कीमत वाले नए सिक्कों को भी इंट्रोड्यूस किया था। इसके साथ साथ उसने कई सारे स्कूल्स खुलवाए थे, स्कॉलर्स को फंड दिया था ताकि वो लिटरली एक्टिविटीज को, पढ़ाई लिखाई को प्रमोट कर सके। उसने गरीब मुस्लिमों की मदद की थी। 1200 फल के बागान लगाए थे दिल्ली के आसपास और कुछ नए शहर भी बसाए थे, जैसे कि हिसार, जौनपुर, फिरोजाबाद और फिरोजपुर। इन सब के अलावा उसने संस्कृत की किताबों को पर्शियन में भी ट्रांसलेट करवाया था। फिरोज तुगलक के बाद आता है नासिरुद्दीन तुगलक, जो कि 1388 ईस्वी से 1412 ईस्वी तक शासन किया था। नासिरुद्दीन तुगलक तुगलक डायनेस्टी का सबसे अंतिम शासक था। उसी के समय में तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था और भारत से बहुत सारा खजाना लूट कर ले गया था। खजाने के साथ साथ वो भारत के कई कलाकारों को भी बंधक बनाकर ले गया था
ताकि वो अपनी राजधानी समरकंद को सजा सके। तैमूर के आक्रमण के बाद नासिरुद्दीन की डेथ हो जाती है और 1412 ईस्वी के बाद दिल्ली सल्तनत टुकड़ों में बंट जाता है। दिल्ली सल्तनत कई छोटे छोटे किंगडम्स में बंट जाता है और दौलत खान जो कि एक आमिर था उसको दिल्ली का रूलर, दिल्ली का शासक बना दिया जाता है। तुगलक डायनेस्टी के अंत होने के बाद एक और डायनेस्टी आता है जिसका नाम था सैयद डायनेस्टी, लेकिन इसके बारे में डिटेल में हमें नहीं पढ़ना है, इसके राजाओं के बारे में अच्छे से हमें नहीं पढ़ना है, बस डू यू नो में हमें शॉर्ट में इसके बारे में बता दिया गया है। 1414 ईस्वी में सैयद खिजरा खान दिल्ली पर अटैक कर देता है और दौलत खान को हरा देता है और उसके बाद सैयद डायनेस्टी की स्थापना होती है। सैयद डायनेस्टी में 4 शासक थे जिन्होंने 1451 ईस्वी तक सैयद डायनेस्टी को चलाया। उसके बाद बहलुल लोदी उन पर अटैक कर देता है और दिल्ली सल्तनत को जीत लेता है और उसके बाद शुरुआत होती है लोदी डायनेस्टी की, जिसके बारे में अगले टॉपिक में हमें पढ़ना है और उसको हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। पार्ट 1 और पार्ट 2 को मिलाकर हमने इन सभी टॉपिक्स को कवर कर लिया। अगली क्लास में हम लोग बचे हुए टॉपिक्स को पढ़कर इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। आपकी क्लास के सोशल साइंस का प्लेलिस्ट ओपन करने के लिए लेफ्ट साइड में क्लिक कीजिए, वहां पर आपको हर चैप्टर का एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा और अगले क्लास का वीडियो देखने के लिए राइट साइड में क्लिक कीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में बहुत सारे नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।